वेलकम अगेन टू दिस क्लास ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी। आज अपन रीजनरेशन पढ़ते हैं और इसके अंदर हम लिम्ब डेवलपमेंट करेंगे। रीजनरेशन ऑफ लिम्ब। लिम्ब मतलब किसी भी, हम यूरोडल लिम्ब के बारे में बात कर रहे हैं, एम्फीबियन लिम्ब के बारे में। उसमें एम्फीबिया जिसमें फ्रॉग आता है, उसमें 2 आगे के और 2 पीछे के पैर होते हैं। सो प्रॉक्सिमल लिम्ब्स एंड डिस्टल लिम्ब। रीजनरेशन किसी भी तरह का लिम्ब हो, एक ही तरह का होता है रीजनरेशन। पूरी एक्टिविटी लगभग एक समान होती है। तो ये जो लिम्ब रीजनरेशन है ये बहुत कॉमन है एम्फीबियंस के अंदर। और रीजनरेशन तो तभी होता है जब ओरिजिनल लिम्ब कट जाता है किसी कारण से, जिसको या तो एक्सीडेंटल कारण भी हो सकता है या फिर कोई लेबोरेटरी कंडीशंस में भी उसको काट के वापस से उगाया जा सकता है। So this process of limb regeneration takes place under 2 headings. ये 2 हेडिंग्स में स्टडी किया जा सकता है। पहले को हम कहते हैं मोर्फोलॉजिकल इवेंट्स और दूसरे को हम कहते हैं हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स। सो वी स्टार्ट विद द मोर्फोलॉजिकल इवेंट्स ऑफ लिम्ब रीजनरेशन। मोर्फोलॉजिकल इवेंट्स बदले में 3 पार्ट्स में हम पढ़ सकते हैं। एक प्री ब्लास्टीमा स्टेज, देन ब्लास्टीमा स्टेज और तीसरा मोर्फोजेनेसिस। प्री ब्लास्टीमा स्टेज, इसके अंदर सबसे पहले वो स्थान जहाँ पे इंजरी हो चुकी है या जहाँ से उस लिम्ब को काट दिया गया है, जिसको हम एम्पुटेशन भी बोलते हैं। सो द एरिया फ्रॉम विच एम्पुटेशन हैज़ टेकन प्लेस, वो लिम्ब जब कट जाता है उस जगह पर घाव डेवलप हो जाता है। इस घाव में से खून रिसना स्टार्ट हो जाता है या इसमें से रक्त बहना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले इस बहते हुए रक्त को रोकने का काम होता है और जो जगह जहाँ से ये लिम्ब कट के अलग हुआ है उस जगह को स्टंप कहा जाता है। यहाँ पे एक ठूंठ या स्टंप डेवलप हो जाता है और वहाँ आप कहते हैं जिसको खुरंट बननी चालू हो जाती है। तो इस ठूंठ की जगह एक खुरंत बन जाती है जिससे कि रक्त का बहाव रुक जाता है और जितनी भी सेल्स हैं, इस सेल्स से एक्सटर्नल इन्फेक्शन का भी खतरा अब नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा इन्फेक्शन का होता है। जहाँ भी घाव होता है उसको अगर प्रॉपरली कवर नहीं किया जाता तो इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। ये जो ब्लड के क्लॉट्स अब इस घाव को कवर करते हैं, ये स्किन की एपिथेलियल सेल्स एक्चुअली उस जो वुंड को या उस घाव को सराउंड करती हैं और उसके नीचे की तरफ होती हैं, वो सरक के घाव को पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। कवर करने के साथ ही साथ अब ये जितना भी इवेंट है, ये सारे इवेंट्स बहुत तेज़ी से घटने लग जाते हैं और इन सारे इवेंट में जहाँ पे माइग्रेशन ऑफ द नेबरिंग सेल्स हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, ये लगभग 1 या 2 दिन में पूरा होता है। ये जो डायग्राम दिखा रहे हैं ये एक लिम्ब के पूरा रीजनरेशन तक दिखा रहे हैं। ये डिफरेंट स्टेजेस हम अब पढ़ेंगे। ये डिफ्रेंसिएशन है या जो प्रोसेस है ये एपिमॉर्फिक टाइप का रीजनरेशन होता है। दूसरा स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टीमा। ब्लास्टीमा या प्रोमुकुल निर्माण। घाव, जैसे ही घाव भर जाता है, इस स्टंप के दूरस्थ इलाके में, मतलब डिस्टल एंड पे एक छोटी सी बड की तरह इन्फ्लेमेशन नज़र आता है। अंदर से ये एक्टिवली अनडिवाइडेड अनडिफ्रेंशिएटेड मीजेनकाइमल सेल्स की बनी होती है। ये बड अंदर से अनडिफ्रेंशिएटेड मीजेनकाइमल सेल की बनी होती है। इस बड को रीजनरेटेड बड या रीजनरेशन ब्लास्टीमा कहते हैं। और ये जो रीजनरेशन ब्लास्टीमा है, ये बहुत कुछ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब लिम्ब का हो रहा होता है और जब लिम्ब बड उस दौरान बनती है, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, ये लगभग उसी के बराबर सक्षम होती है। इट कैरीज इक्वल पोटेंशियल टू बिकम अ लिम्ब या टू डिफ्रेंशिएट इनटू अ लिम्ब, क्योंकि आगे जा कर के इसको लिम्ब का निर्माण करना है। तीसरी स्टेज मोर्फोलॉजिकल इवेंट में मोर्फोजेनेसिस का होता है। ये मोर्फोजेनेसिस, जैसे कि हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन, ये स्ट्रक्चर देता है उस पर्टिकुलर लिम्ब को। इसमें ये जो लिम्ब बड है इसकी नंबर में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने लग जाती हैं सेल्स, या सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग और डिवीजन के साथ साथ
ये डिफ्रेंशिएट भी होने लग जाती हैं। एट द स्टार्ट ये खूब सारी अनडिवाइडेड सेल्स एक जगह इकट्ठी होकर एक कोन का रूप ले लेती हैं। मतलब दे ट्राई टू अक्यूमुलेट एट वन प्लेस एंड दे फॉर्म अ कोन टाइप स्ट्रक्चर। इसको हम कोन स्टेज कहते हैं। ये जो कोन स्टेज है ये एम्पुटेशन मतलब अंग जब कट जाता है, इस एम्पुटेशन के लगभग 20th डे बनता है। इस स्टेज के 4 से 6 दिन बाद लिम्ब बड अपने डिस्टल एंड पर डोर्जो वेंट्रल एरिया की तरफ फ्लैटन होने लग जाती है और फ्लैटन होकर इनको ओवर शेप या पतवार जैसा एक पट्टी टाइप बनाना पड़ता है, जिसको पैलेट स्टेज कहते हैं। ये पैलेट स्टेज अगर हाथ बनाने होते हैं या फोरलिम्ब बनाने होते हैं तो हम इनको हैंड प्लेट बोलते हैं, और अगर इसको पैर बनाने हैं या इसको पोस्टीरियर लिम्ब्स बनाने हैं तो हम उसको फुट प्लेट बोलते हैं। इस पैलेट स्टेज के 5 से 10 दिन के अंदर ही बहुत सारे चेंजेस होने लग जाते हैं, और ये जो लिम्ब है इसके डिस्टल एंड पर कुछ डिजिट्स जैसे उभार नज़र आने लग जाते हैं, और इन उभारों के बीच में खांचे दिखाई देनी पड़ती है, बिकॉज लेटर ऑन डिजिट्स विल फॉर्म एट द सेम प्लेस। इसे हम खांच अवस्था कहते हैं या नॉच स्टेज कहते हैं। इसके साथ ही इंटरनल लेयर्स पर डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ का डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाता है, और कुछ ही हफ्ते में पूरी तरह से लिम्ब का डेवलपमेंट हो जाता है। ये पूरा जो प्रोसेस है लगभग 2.5 महीने के अंदर कंप्लीट होता है। तो हम कह सकते हैं एम्पुटेशन के 2.5 महीने बाद हाथ या पैर पूरी तरह से बन जाते हैं इन एम्फीबियंस। दूसरी स्टेज मोर्फोलॉजिकल स्टेज के अलावा होती है हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स। ये हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स जैसे कि बताया गया है, ये टिश्यू फॉर्मेशन होता है। इस एरिया में जहाँ पे लिम्फ फॉर्मेशन होती है वहाँ डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ अब डिफ्रेंशिएट होने लगेंगे, और इनके अंदर फिर ब्लड वेसल्स और नर्वस कनेक्शन भी हो जाएंगे, और फिर ही जा कर के लिम्फ बनेंगे। सो नेक्स्ट स्टेज इज़ द हिस्टोलाइसिस। ये हिस्टोलाइसिस या हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स भी डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं। इन स्टेजेस को हम कह सकते हैं, पहला स्टेज है डी डिफ्रेंसिएशन, दूसरा प्रोलिफरेशन और तीसरा रीडिफ्रेंसिएशन। ये डी डिफ्रेंसिएशन का जो स्टेज है ये एम्पुटेशन के समय, मतलब जब कट लगता है या अंगोच्छेद हो जाता है उस समय घाव के स्थान पर डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू जैसे बोन्स, नर्वस टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, ये सारे जो पाए जाते हैं उस घाव वाले एरिया में, ये सारे के सारे लेटर ऑन मर जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर सारे कनेक्शन लूज़ हो जाते हैं। जैसे ही ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इनको बॉडी से हटा दिया जाता है, और उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है वहाँ पे WBCs ये काम करती हैं, और जिससे कि नई डिफ्रेंशिएटेड सेल्स उस जगह को ले पाएँ। तो नई डिफ्रेंशिएटेड सेल्स आएँ उससे पहले इस पूरे प्रोसेस में डी डिफ्रेंशिएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिस्टोलाइसिस इस पर्टिकुलर जगह पे चलता है जब तक कि कोई बड स्टेज नहीं आ जाए। इसी डी डिफ्रेंशिएशन की स्टेज में उस पर्टिकुलर एरिया में स्किन की एपिथेलियल सेल्स आसपास से अमीबॉइड मूवमेंट करके उस पर्टिकुलर इंजर्ड एरिया में माइग्रेट कर जाती हैं। इस तरह उस इंजर्ड या उस घाव वाले एरिया में बहुत सारी सेल्स की एक परत बन जाती है जो लगभग 15 सेल्स मोटी होती है, काफ़ी मोटी परत बन जाती है। इस स्टेज में कोई भी एडिशनल माइटोसिस नहीं होता। न्यूरॉन्स यहाँ पे डिवाइड करती हैं और इस स्टेज तक पहुँचती हैं, इस पर्टिकुलर एरिया तक पहुँचती हैं। दूसरे टिश्यूज़ जैसे कि मसल टिश्यू या बोन टिश्यू, इनका भी अपघटन स्टार्ट हो जाता है। दे ऑल्सो स्टार्ट्स डी डिफ्रेंशिएटिंग। स्केलेटन की जितनी भी सेल्स हैं जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं, डी डिफ्रेंशिएट होकर के वापस मीजेनकाइमल सेल्स बना देती हैं। मतलब वो सेल्स बनाती हैं जो भ्रूण स्टेज में अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स कहलाती हैं।
तो मीजेनकाइमल सेल्स बन जाती हैं, कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स डिफ्रेंशिएट हो जाता है और ये डी डिफ्रेंशिएट हो जाता है और ये सारी डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स अब रीजेनरेटिंग बड का निर्माण करती हैं। और ये उस टाइम होता है जब कोन स्टेज बन रही होती है, जो अपन ने अभी पिछले मोर्फोजेनेसिस के दौरान पढ़ा था। सो डी डिफ्रेंशिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है प्रोलिफरेशन की। जब डी डिफ्रेंशिएशन की प्रक्रिया इस लिम्ब, इस बड के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंच जाती है और लिम्ब एक पर्टिकुलर साइज़ का हो जाता है, तब ये सारी डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स अब डिवाइड करने लग जाती हैं। जैसे ही ये सेल्स डिवाइड करती हैं, इनके अंदर माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है। इस माइटोसिस के साथ ही साथ अब सेल्स वापस से स्टेम सेल्स के रूप में नज़र आने लग जाती हैं। इस वृद्धि के कारण ये ग्रोथ फेज जो है, ये कोन स्टेज से अब पैलेट स्टेज की तरफ हम इस पूरे इवेंट को देख सकते हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ कोन इज़ फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ पैलेट, क्योंकि हाथ या पैर या फोर लिम्ब या हाइंड लिम्ब अकॉर्डिंगली बनना है। इस ग्रोथ से, क्योंकि माइटोसिस रैपिड हो जाता है, एक पूरा लिम्ब अपनी ऑलमोस्ट आकृति को प्राप्त हो जाता है, पूरी तरह से अपना आकृति ले लेता है। ये डिवीजन की रेट स्लो डाउन कर जाती है थोड़े टाइम बाद, और कुछ दूसरे मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स के बाद वापस से ये इंक्रीज हो जाती है। सो प्रोलिफरेशन की स्टेज जो माइटोसिस के कारण होती है, ये डी डिफ्रेंशिएशन के बाद होती है और तब तक होती है जब तक कि लिम्ब अपने पूरे आकार को प्राप्त नहीं कर लेता। एक बार लिम्ब अपना पूरा आकार को प्राप्त कर लेता है, तब वापस से रीडिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। और इस रीडिफ्रेंशिएशन के टाइम ये डिस्टल एंड या दूरस्थ एंड पे, ये जो भी नया ऑर्गन बना है, इसके डिस्टल एंड पे डिवीजन के साथ साथ प्रॉक्सिमल एंड पे भी अब सेल्स डिफ्रेंशिएट होने लग जाती हैं, और मीन्स अब ये वापस रीडिफ्रेंशिएट होने लग जाती है, सो दैट ये नया बना लिम्ब प्रॉक्सिमली और डिस्टली पहले जैसा आकार प्राप्त कर ले। सो दिस इज़ हाउ दिस स्टेज ऑफ हिस्टोलाइसिस या हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स कंप्लीट्स। सो अब हमने दो इवेंट्स पढ़े। लिम्ब के एम्पुटेशन के साथ दो तरह के इवेंट्स स्टार्ट होते हैं, मोर्फोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स, और दोनों की वजह से एक नॉर्मल लिम्ब अब बन जाता है। दिस इज़ हाउ द लिम्ब फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। नाउ कुछ ऐसे इवेंट्स जो इस दौरान होते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये पूरा प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है। उससे पहले एक शॉर्ट रिपीटिशन लेते हैं कि वो सारी जगह जहाँ पे एम्पुटेशन या कट लगा है वहाँ पे ब्लास्टीमा बन जाता है, और ये ब्लास्टीमा उस जगह रैपिड प्रोलिफरेशन के बाद वापस से उस ऑर्गन को रिप्लेस कर लेता है। ब्लास्टीमा के अंदर ऐसा माना जाता है कि अनडिफ्रेंशिएटेड प्लूरिपोटेंट सेल्स होती हैं, जबकि ये धारणा बदल भी जाती है वॉटएवर, लेकिन यही ब्लास्टीमा आगे जाकर के पूरे लिम्ब में पहले डी डिफ्रेंशिएशन फॉलोड बाय रीडिफ्रेंशिएशन प्राप्त करता है। ब्लास्टीमा बहुत अर्ली स्टेजेस में जब डेवलपमेंट होता है, लगभग उसी की तरह एक प्रोसेस सेटअप रहता है और रीजनरेशन में काम आता है। चोट लगने के साथ एपिडर्मल सेल्स के एजेस से बहुत सारी सेल्स माइग्रेट करती हैं और उस पर्टिकुलर वुंड को घेर लेती हैं, जिससे कि ब्लास्टीमा बन जाता है। जैसे ही ब्लास्टीमा बनता है, ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो नीचे एक्युमुलेट हो जाती हैं, ये बहुत सारी इकट्ठी होकर के एक बल्ज बना लेती हैं, जिसको रीजनरेटिंग बड या ब्लास्टीमा कहते हैं। ये ब्लास्टीमा अब अपने मिसिंग पार्ट्स डेवलप कर लेता है, जैसे कि लॉस्ट ऑर्गन्स और डिजेस्ट डेवलप करता है और नए ऑर्गन में डेवलप हो जाता है, और ये रीजनरेटेड लिम्ब तब तक ग्रो करती है या तब तक प्रोलिफरेट करके लंबाई को प्राप्त होती है जब तक कि नॉर्मल साइज़ की नहीं हो जाए। सो दिस कंप्लीट्स द इवेंट ऑफ रीजनरेशन ऑफ लिम्ब।
इस रीजनरेशन के साथ साथ कुछ बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि जब एम्पुटेशन होता है या जब लिम्ब कट जाता है, ओरिजिनल लिम्ब के कट होने के साथ जब नया लिम्ब आता है तो उस दौरान बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री दोनों इन्वॉल्व हो जाती हैं। सबसे पहले दो तरह के इवेंट्स चलते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स कहते हैं जिसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, और दूसरा कंस्ट्रक्टिव इवेंट्स या एनाबॉलिक इवेंट्स। ये जो डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स हैं इनमें एक्चुअली सबसे पहले प्रोटियोलाइजिंग एंजाइम्स स्पेशली कैथेप्सिन की एक्टिविटी में इंक्रीज हो जाती है, ये एक्टिविटी बढ़ जाती है, और साथ ही साथ डाइपेप्टिडेज एंजाइम्स भी इंक्रीज हो जाती हैं, और इन डाइपेप्टिडेज की वजह से और प्रोटोलाइजिंग एंजाइम स्पेशली कैथेप्सिन की वजह से इनकी जो जॉइंट एक्टिविटी होती है, प्रोटीन्स उस पर्टिकुलर जगह पर ब्रेक डाउन कर लेते हैं जिससे कि फ्री अमीनो एसिड्स रिलीज हो जाते हैं। द अमाउंट ऑफ फ्री अमीनो एसिड्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और इसके साथ ही साथ दूसरा चेंज ये आता है कि ऑक्सीडेशन के स्थान पर ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा होती है जो कि एनारोबिक कंडीशन में होती है, और इसकी वजह से RQ तेज़ी से घटता चला जाता है। RQ लगभग 0.57 तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि टिश्यूज़ में मेटाबॉलिज्म या स्पेशली यहाँ कैटाबॉलिज्म इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, और इस दौरान लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। लैक्टिक एसिड क्योंकि बढ़ता है और वो एसिडिक है तो pH कम हो जाता है। नॉर्मल pH 7.2 होती है और ये कम होने के साथ साथ 6.6 तक पहुंच जाती है। सो दिस इज़ हाउ कैटाबॉलिज्म इज़ अफेक्टेड। नेक्स्ट स्टेज होती है एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ की, और इस एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ में अगेन ये जो प्रोटियोलाइजिंग एंजाइम्स हैं अब इनका लेवल कम होने लगता है, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में बढ़ जाती है, तो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में प्रोटियोलाइजिंग एंजाइम्स का लेवल कम हो जाता है और ये नॉर्मल लेवल को प्राप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ जैसे प्रोटियोलाइजिंग एंजाइम्स कम होती है, कैथेप्सिन कम होती है, डाइपेप्टिडेज कम होती है, वैसे ही अमीनो एसिड्स का फ्री अमीनो एसिड्स जो अब रिलीज़ हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं और नॉर्मल लेवल पे पहुंच जाते हैं। टिश्यूज़ में ऑक्सीडेशन वापस ज़्यादा होने लग जाता है और वापस RQ उसका बढ़ जाता है। लैक्टिक एसिड का अमाउंट या उसकी मात्रा घट जाती है और नॉर्मल pH अब वापस मेंटेन हो जाता है, और इसके साथ ही साथ RNA की मात्रा भी बढ़ जाती है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस अब होंगे जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस पॉसिबल हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ बोथ द कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेसेस टेक प्लेस साइड टू साइड एंड अ न्यू लिम्ब इज़ फॉर्म्ड। और ये न्यू लिम्ब जो बनता है रीजनरेटेड लिम्ब, इसका शेप और इसका फंक्शन बिल्कुल पुराने या ओरिजिनल लिम्ब के जैसा ही होता है। सो दिस इज़ हाउ अ लिम्ब रीजनरेट्स। थैंक यू।